हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। और इस वीडियो का मेरा जो बनाने का मकसद है वो ये है कि लोगों को जो साइबर अपराध हो रहे हैं उनसे लोगों को जागरूक किया जाए। देखिए, आजकल जो आप देख रहे हैं कि कितना इंटरनेट का ज़माना आ गया है। आजकल हर कोई यूपीआई, इंटरनेट और मोबाइल से बहुत से पेमेंट कर रहा है, और जिससे देखिए आपको सुविधा भी मिली है। और इससे आपको क्या है, नुकसान भी ये है कि अगर आप जागरूक नहीं होंगे, ठीक है, अगर आप सावधानी नहीं रखेंगे तो इससे घाटा आपको ही है, परेशानी आपको ही है। इसलिए इनका उपयोग करने से ज़्यादा आपको इनके से सावधान होना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सावधानी रखेंगे तो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। मेरा नाम है उमेश कुशवाहा और मैं बेसिकली जो एजुकेशन वीडियो है वो बनाता हूँ, लेकिन मेरा मकसद है कि अब एक मैं वीडियो ऐसी भी बनाऊँ जिसमें लोगों को साइबर अपराध के बारे में उनको बता सकूँ। देखिए, बहुत सी वीडियो होती हैं जो एक या दो चीज़ें बताती हैं साइबर अपराध की, लेकिन मैं इस वीडियो में लगभग जितने भी प्रकार के जो साइबर अपराध होते हैं एक रिसर्च के बाद आपको बता रहा हूँ। कम से कम मैं आपको 20 से 25 इस प्रकार के साइबर अपराध बताऊँगा जो कभी ना कभी आपके साथ हो सकते हैं या बहुत से लोगों के साथ हुए हों। मेरा ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि अगर मैंने एक या दो व्यक्तियों को इससे जागरूक कर दिया तो मैं अपने आप को इस वीडियो को सफल मान लूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात की जाए कि जो साइबर अपराध है वो होता क्या है। साइबर अपराध होता है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा आपके, मान के चलिए आपके जो अकाउंट हैं, ठीक है, आपके जो रुपए हैं उनको वो चुरा लेते हैं या अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जिससे इंटरनेट के माध्यम से। तो ये होता है क्या, साइबर अपराध। अब देखिए, सबसे पहली बात अगर मैं आपको बात बताऊं तो मुझे इस वीडियो की बनाने की प्रेरणा मिली है इसके कारण से। अभी 3 दिन पहले ही मेरे पास एक स्पीड पोस्ट आया था मेरे दादाजी के नाम का, और इसमें उनका पता लिखा था और पूरा बायोडाटा, पिन कोड सब दिया हुआ था। ठीक है, मेरे हाथ में ये आया और मैंने इसको खोल के देखा कि इसमें है क्या। ठीक है, आपके सामने मैं इसको बताता हूँ। मैंने खोल के रखा है, ओपन पैर ही कर लिया था। देखिए इसमें क्या क्या मिलेगा आपको। इसके अंदर एक ये पूरा पर्चा आया था, A1 आयुर्वेदिक शोध संस्थान। देखिए, ठीक है, इसमें क्या लिखा था, इन्होंने जो वेस्ट बंगाल है वहाँ का है, और एक कोई आयुर्वेदिक संस्था है जिसने ये भेजा है। तो उन्होंने बोला कि जो लकी ड्रॉ है, ठीक है, इसमें जो मतलब मेरे दादाजी हैं उनको लकी ड्रॉ मिला है, जिससे कि उनके लिए एक कूपन आया है इसमें। ठीक है, और इसमें उन्होंने बताया है कि इनकी जो संस्था है उसके 21 साल पूरे हो गए हैं। तो उस खुशी में इन्होंने एक कार्यक्रम रखा है जिसमें जो हमारे दादाजी हैं उनका नाम आया है। ठीक है, इसमें देखिए ये दोनों साइड है, इस साइड इनका फ्रंट था और ये इनका बैक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सील भी लगी है बाकायदा, हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सअप नंबर, और जो यहाँ के जो HR होंगे या पता नहीं कौन होंगे उनके बिल्कुल साइन सब किए हुए हैं। ठीक है, इसके साथ इसमें लिखा हुआ है, मैंने ये पूरा पढ़ा है, इसमें लिखा हुआ है कि आपको इसके में एक स्क्रैच कार्ड मिलेगा, उसको आपको स्क्रैच करना है और उसका जो इनाम है वो आपको मिल जाएगा। तो देखिए इस पर क्या है, मैंने स्क्रैच किया, ये कार्ड आया था, देख लीजिए इस पर जो लिखा है ये कार्ड पे, और मैंने इसको स्क्रैच किया था। ठीक है, तो इसमें मुझे मिला है स्कॉर्पियो। ठीक है, महिंद्रा की स्कॉर्पियो निकली है। और मैं तो पहले ही समझ गया था, जब मैंने ये सब पढ़ा तो मैं समझ गया कि ये कहीं ना कहीं आपके मतलब फर्जीवाड़ा है, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर मैंने इस पे इंटरनेट पे इसे सर्च किया, इस वेबसाइट को, तो आप यकीन नहीं करोगे कि इस नाम की एक वेबसाइट भी मुझे मिली थी। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि आप इंटरनेट के बारे में जानते हो, थोड़ा आपको जागरूक हैं, तो अच्छी बात है, लेकिन जो वेबसाइट होती हैं वो भी फर्जी होती हैं। ठीक है, वो भी कभी भी कोई भी व्यक्ति बना सकता है, और जो जो फ्रॉड करने वाले होते हैं ये बहुत जल्दी बना लेते हैं। ठीक है,
तो मैंने इनकी जो वेबसाइट है वो देखी, उस पर मैंने देखा तो उसमें लिखा था 2019 का जो इनाम मिला है वो इन्हें मिला है, 2018 का इन्हें मिला है। ऐसे उनके नाम भी दिए थे, फ़ोटो भी दिए थे 2-3 लोगों के, लेकिन वो फर्जी था। ठीक है। और फिर मैंने इस नंबर पे कॉल किया, जो इस नंबर पे देखिए व्हाट्सअप नंबर जो दिया हुआ है, इस पे मैंने कॉल किया। और कॉल करने के बाद मैंने पूछा सर मेरा लकी ड्रॉ निकला है तो बताइए मैं क्या कर सकता हूँ। तो उन्होंने इसमें कहा कि आप एक काम करिए, व्हाट्सअप कर दीजिए मुझे ये वाला कागज़ और जो कूपन है इसको व्हाट्सअप कर दीजिए, हम आपको फिर कॉल करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है सर मैं कर देता हूँ। फिर मैंने ये व्हाट्सअप किया और व्हाट्सअप करने के बाद मैंने फिर उन्हें दोबारा कॉल किया। मैंने कहा सर मैंने व्हाट्सअप कर दिया है, अब आप बताइए हमें क्या करना है, हमारी जो स्कॉर्पियो है जो आप देना चाह रहे हो वो कब आएगी या कब निकलेगी। तो उन्होंने बोला सर आप 2-3 दिन रुक जाइए, उसके बाद कॉल हम लगाएंगे आपको। तो मैंने कहा ठीक है सर रुक जाते हैं, और इसका कुछ नहीं है। और उन्होंने इसके बाद बोला कि मुझे अपना आधार कार्ड भेज दीजिए। ठीक है, समझ रहे हो सर कि उन्होंने पहले इनकी मुझे फ़ोटोकॉपी मांगी, उसके बाद 1 दिन बाद उनका कॉल आया और उन्होंने कहा सर उसी व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना जो आधार कार्ड है उसकी आप फ़ोटोकॉपी या उसका फ़ोटो खींच के हमें भेज दीजिए, जिससे हम जो गाड़ी है ये आपके नाम कर सकें। ठीक है ना, ठीक है, ये गाड़ी मेरे नाम करने की उन्हें बात बोली। मैं समझ गया, मैंने कहा सर आप जो कर रहे हैं ये गलत है, मैंने उन्हें समझाया। तो फ़ोन कट हो गया, उसके बाद अभी तक उनका फ़ोन नहीं लगता है। ठीक है, तो इस बात से मुझे प्रेरणा मिली, मैंने सोचा कि जो व्यक्ति अगर थोड़ा बहुत कम जानता है और बाई चांस वो अपना आधार कार्ड दे देता तो पता नहीं क्या होता। तो इसीलिए फिर मैंने ये वीडियो बनाई है। मैंने इसमें देखिए आपको पूरे बताऊंगा कि कितने प्रकार की जो साइबर अपराध होते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, और देखिए सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा OTP के बारे में। ठीक है, आप में से बहुत से लोग जानते होंगे कि आजकल OTP का बहुत ज़माना चल रहा है। देखिए पहली आपका जो मोबाइल आता है, मोबाइल में जब आप सिम डली होती है वो सिम का नंबर हर जगह रजिस्टर्ड है आज के टाइम पे। तो अगर आप बैंक से कोई पैसा निकालते हैं या डालते हैं तो उसका आपको OTP आता है। ठीक है, आपको इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अगर आप ATM का पिन चेंज करते हैं तो उसमें आपको OTP आ जाती है। यदि आप कोई मान के चलिए ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं तो उसमें भी आपकी क्या आएगी, OTP। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि जो साइबर अपराध जो करते हैं, जो अपराधी लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि आपके मोबाइल नंबर उन्हें पता चल गया और मान के चलिए वो उस मोबाइल नंबर से कुछ नहीं कर सकते ज़्यादा कुछ, जब तक उनके पास वो OTP ना हो। तो आप लोगों से निवेदन है कि कभी भी आपके मोबाइल पे कोई OTP आता है और उसे पूछने के लिए कोई कॉल आता है, ठीक है, कॉल आता है या वो OTP आता है तो वो OTP आप किसी को ना बताएं, चाहे वो आपने पिन चेंज किया हो वो वाला हो, या आपने कोई पेमेंट किया हो वो हो, या और कोई सा पेमेंट हो। तो आपको वो OTP किसी को भी नहीं बताना है। ठीक है, ये क्लियर है। OTP अपने पास रखें, उसका खुद यूज करें और किसी को भी नहीं बताएं। ठीक है, दूसरा मान के चलिए आपके पास कभी कॉल आता है तो वो आपसे 2-3 चीज़ें मांगता है कि सर हम आपसे जो आपका पैन कार्ड है उसमें कोई दिक्कत आ गई है सर, हम पैन कार्ड डिपार्टमेंट से बोल रहे हैं। तो आप बिल्कुल यकीन मत कीजिए कि जो पैन कार्ड वाले होते हैं वो कभी भी आपको फ़ोन नहीं लगाते। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति को अगर कोई आपका पैन कार्ड पूछता है, नंबर पूछता है या उसका फ़ोटो बोलता है कि इसको व्हाट्सअप कर दीजिए या मेरे नंबर पे इसको व्हाट्सअप नंबर कर दीजिए या कुछ भी कर दीजिए, तो उसको आपको पैन कार्ड नहीं देना है उसे, सबसे पहली बात। ठीक है, पैन कार्ड बिल्कुल नहीं देना है, उसका नंबर बिल्कुल नहीं देना है। उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है, आधार कार्ड का फ़ोटो खींच के किसी को ना दें, या उसका जो नंबर है वो भी आप किसी को ना दें। ठीक है, इसके बाद एक आता है आपका जो मोबाइल नंबर कहीं लिंक है, जैसे कि आपका जो SBI अकाउंट है, PNB में है, पंजाब नेशनल बैंक जैसे, और जो इतने सारे बैंक हैं उनमें है, या UPI कनेक्टेड है। ठीक है, UPI जो आप पेमेंट कराते हैं, जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक हो गया, आपका
पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, बहुत से जो डिजिटल आजकल चल रहे हैं, तो उनमें आपका अगर फ़ोन नंबर रजिस्टर्ड है, तो अगर आपके पास कोई फ़ोन आता है और वो बोलता है सर आपका हम एयरटेल पेमेंट बैंक से बोल रहे हैं, पेटीएम से बोल रहे हैं, आपका जो मोबाइल नंबर लिंक है सर वो हमें बता दीजिए। उसमें क्या है सर, कुछ प्रॉब्लम आ गई है टेक्निकल, इस वजह से हम नहीं आपका जो एटीएम पेमेंट बैंक है वो बंद हो जाएगा सर, या मोबाइल नंबर बंद हो जाएगा। तो बिल्कुल मत घबराइए, सब झूठी बातें होती हैं। आपको अपना जो मोबाइल नंबर है वो नहीं बताना है कि कौन सा रजिस्टर्ड है एसबीआई में या फिर कोई अदर यूपीआई में। ठीक है, यहाँ तक बात हो गई। इसके बाद आपका जो पासबुक होती है, ठीक है, पासबुक का जो पहला पेज होता है ना, जिस पे आपकी फ़ोटो लगी होती है, ठीक है, आईएफएससी कोड होता है, बैंक कोड होता है, ब्रांच कोड होता है, और भी उसमें आपका नाम होता है, आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, वो सब उसमें फीड होती है। ठीक है, तो वो आप किसी को भी ना दें। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो अपन सोचते हैं कि वो दे दो उससे क्या हो जाएगा, ठीक है ना। उसमें तो जब आप भरे हुए पेज में भरने जाओगे उसके बाद ही कुछ निकलेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि बस पासबुक लेके चले गए, वो तो हमें फ़ोटो देख लेंगे, वो बात नहीं है यहाँ पे। आपको पता होगा कि आजकल बहुत सी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी हैं, और उस पासबुक में ना जाने कितनी चीज़ें आपकी क्या हैं उसमें दिख रही हैं। आपका नाम दिख रहा है, डेट ऑफ बर्थ दिख रही है, मोबाइल नंबर तक दिखता है उसमें आपका रजिस्टर्ड, और फ़ोटो लगा होता है। और जब आप देखिए आजकल क्या है, जब आप अपडेट कराने जाते हैं पासबुक तो आप मशीन में रहते हैं, और बाई चांस क्या होती है मशीन काम नहीं करती, तो आप बगल वाले को बोलते हैं भैया आप थोड़ा देखिए करिए। ठीक है, अगर ऐसा आप करते हैं तो ये गलत है। अगर आपसे वो नहीं हो रहा है तो अंदर जो बैंक वाले बैठे हुए हैं आप उनसे जाके बोलिए कि सर मशीन काम नहीं कर रही, या मेरा जो पासबुक है वो प्रिंट नहीं हो रहा, अपडेट नहीं हो रहा है पासबुक में। तो आप किसी अन्य की सहायता लेने की जगह वहाँ पे जो गार्ड बैठा होता है एटीएम का उससे जाके कह सकते हैं, या फिर अंदर आप, मैं बोलता हूँ कि आप मैनेजर से तक से जाके बोल सकते हैं कि सर जो बाहर की मशीन है उससे मेरी पासबुक प्रिंट नहीं हो रही। उनका दायित्व है, उनका कर्तव्य है कि वो आके उस मशीन को चेक करें और आपका जो पासबुक है वो आप प्रिंट कर सकें। ये सबसे ज़रूरी है। ठीक है, तो एक क्लियर हो गई है कि आपको अपनी पासबुक किसी को नहीं देनी। और एक तरीका देखिए ऐसा भी है, तो ये आज मैंने पहले ही बता चुका हूँ, इन पे बिल्कुल भी यकीन ना करें, सब फर्जीवाड़ा होता है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं कि देखिए जो आपके एटीएम नंबर होते हैं, जैसे आपका एटीएम कार्ड है, एटीएम कार्ड पे ऊपर 16 अंकों का नंबर होता है। ठीक है, 4 4 4 4 करके होते हैं। अब उनमें क्या होता है कि आपके पास एक फ़ोन आता है कि सर हम बैंक से बोल रहे हैं। ठीक है, बैंक से बोल रहे हैं और आपका जो बैंक अकाउंट में आपका सर कुछ दिक्कत है, आपका जो कार्ड है उसमें दिक्कत है, तो हम आपको वेरिफिकेशन करने के लिए बता रहे हैं कि सर वो कार्ड आपका ही है या आपके पास ही है, तो सर मिला लीजिए। तो वो क्या करते हैं, स्टार्टिंग के 4 अंक आपको बोलते हैं सर आपका जो एटीएम नंबर है सर वो स्टार्ट हो रहा है आपका 0506 से सर, या 652 से सर। क्योंकि आगे की जो अक्षर होते हैं 4, वो केवल 3 या 4 प्रकार के हैं। पूरे एटीएम में अगर एसबीआई एटीएम है तो 4-5 प्रकार के होते हैं, और वो आपसे बोल देते हैं और आप सोचते हैं हाँ सर जी मिल रहा है, तो वो बोलते हैं हाँ सर आगे बोलिए, आगे की बोलिए, हाँ सर 58 मिलाइए सर 5825। तो आप बोलते बोलते अगर आप पूरे बोल दोगे तो आप फंस गए। ठीक है ना, आप टोटली फंस गए, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपने उसको पूरा अपना जो 16 अंक का एटीएम के ऊपर जो नंबर दिए हैं वो आपने बता दिए। तो आपको वो बिल्कुल नहीं बताने, किसी भी प्रकार का कोई कॉल आता है तो वो ऊपर के 16 अंक आपको किसी को नहीं बताने। ठीक है, क्लियर होता है। और एटीएम के पीछे 3 अंक और होते हैं, आपको पता होगा। वो 3 अंक आप ये सोच लीजिए कि आपके जो एटीएम कार्ड है उसके जो 4 अंक का आप जो पासवर्ड बनाते हैं वो समझिए वो, और एटीएम के पीछे वो 3 अंक बिल्कुल बराबर मान रखते हैं। ठीक है, जितना आपको ज़रूरी है कि वो 4 अंक किसी को ना बताएं, इतना ही ज़रूरी है कि वो 3 अंक भी आप किसी को भी ना बताएं। ठीक है, और
जो आपका एटीएम है उसकी जो वैधता होती है, ठीक है, मतलब अनवैलिड या वैलिड कब तक होता है वो, उसकी जो वैधता होती है वो भी आपको किसी को नहीं बतानी, ठीक है। यहाँ पे बात क्लियर हो जाती है। इसके बाद देखिए, आपके पास कोई बैंक वाले का फ़ोन आता है और वो बोलता है सर आपके जो अकाउंट है उसमें ये प्रॉब्लम हो गई है, तो इस वजह से सर आपको जल्दी से जल्दी हमारे हेड ऑफिस आना है। तो वो बोलेगा सर हेड ऑफिस कहाँ है? बोले सर आपको ज़िले में आना है, डिस्ट्रिक्ट में आना है या संभाग लेवल पे आना है। तो आप कहोगे अरे सर इतने दूर हम कैसे आएंगे? तो आप वो बोलेगा सर जल्दी आइए वरना आपका जो अकाउंट है वो बंद हो जाएगा। एक ये भी फ्रॉड होता है एक प्रकार का। तो आप बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि जो हेड ऑफिस में होगा, हेड ब्रांच में होगा, वही आपकी जो शाखा होगी उसमें भी वही काम हो जाएगा, ठीक है। आपकी जो ब्रांच होगी चाहे वो आपकी गांव में भी हो, उसमें भी वही काम हो जाएगा जो मेन ब्रांच में होगा, जो चाहे ज़िले में हो या संभाग में। तो ऐसी किसी भी प्रकार से आप भ्रमित ना हो, क्योंकि जब आप बोलेंगे सर मैं वहाँ तक नहीं आ पा रहा हूँ अभी और कल तक नहीं पहुँच पाऊँगा, तो वो बोलेंगे सर एक काम करिए आप अपनी डिटेल हमें दे दीजिए, हम यहाँ से आपको वो सही कर देंगे। तो आप क्या सोचते हैं यार कि मैं इतना दूर क्यों जाऊँ, ज़िले तक क्यों जाऊँ, संभाग तक क्यों जाऊँ, जबकि मेरा काम यहीं पे मोबाइल पे हो रहा है। तो ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, मोबाइल पे बिल्कुल मत उसको कोई भी चीज़ नहीं बताइए। अगर आपको लगता है कि यार ये व्यक्ति सही बोल रहा है, तो आप अपने खुद जाइए, ब्रांच में जाइए और वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। लेकिन ऐसे मोबाइल पे कोई भी बैंक वाला आपको कॉल नहीं करता है, ठीक है। ये भी आपको क्लियर हो गया है। इसके बाद आगे देखते हैं। देखिए आजकल एक नया फ्रॉड चल रहा है और इस बारे में बहुत कम लोगों को पता है, और सबसे ज़्यादा मैं बोलूं कि जितने भी फ्रॉड मैं बताऊंगा और जितना बता चुका हूं, उनमें से सबसे ख़तरनाक जो है, सबसे ज़्यादा जो बेवकूफ़ बनते हैं लोग, वो यही वाला है। इसमें क्या होता है कि मान के चलिए आपने कोई पेमेंट किया, होटल बुक किया, गाड़ी बुक की या फ्लाइट बुक की, और बाई चांस धोखे में आपने किसी को पैसे किए, पैसे आपने भेजे और बाई चांस क्या हुआ कि वो फेल्ड हो गया, ठीक है, फेल्ड हो गया, पेंडिंग में चला गया या पेमेंट नहीं हुआ, ठीक है, या पेमेंट हो गया है उसको आपको एसएमएस नहीं आया, तो आप क्या टेंशन में आ जाओगे, यार पता नहीं मेरे पैसे तो कट गए हैं, अब पता नहीं ये क्या होगा। तो आप क्या करोगे, सर्विस सेंटर या हेल्पलाइन नंबर पे आप कॉल करोगे। अब ठीक है, अब आप क्या करोगे, हेल्पलाइन नंबर आप सोचोगे यार कि यार एसबीआई का हेल्पलाइन नंबर क्या है, तो गूगल पे सर्च किया और एसबीआई का नंबर आ गया। तो ये गलत है। देखिए जो गूगल होता है, गूगल पे कोई भी जो हैकर होता है वो अपना नंबर बदल लेता है, ठीक है। आपको वहाँ दिख रहा होगा एसबीआई हेल्पलाइन नंबर, नीचे आपको जो नंबर दिख रहा होगा वो एसबीआई हो भी सकता है, ऐसा नहीं है कि वो ना हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो ना हो, ठीक है। तो अगर आप उस नंबर पे फ़ोन करोगे और बोलोगे सर मैंने अभी, जैसे कि कोई ऐप है और मैं उसका कोई भी ऐप का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मान के चलिए आपने कोई बस बुक की और आपने उससे बोला सर हम जो हैं हमने इस ऐप से ये बुक जो थी की है ये, लेकिन सर मेरा पेमेंट फेल हो गया। तो बस वो क्या बोलेगा कि एक काम करिए सर, आपका जो बस में जो आपका टिकट बुक नहीं हुआ है या आपका जो होटल बुक नहीं हुआ है, तो आप एक काम कर सकते हैं, मुझे मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आप अपना रेफरेंस कोड बताइए, एक नंबर होता है रेफरेंस कोड, तो आप बताइए। आप बोलेंगे, वो कहेगा हाँ सर हुआ है ऐसा, तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, आपके पैसे आपके लिए भेज सकता हूँ। इसके लिए सर आपको कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। और ऐसे ऐसे बोलने के बाद वो आपसे बोलेगा सर आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। वो बोलेगा आपसे सर आप एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अगर वो आपने ऐप डाउनलोड कर लिया, तो वो ऐप डाउनलोड करने के बाद वो बोलेगा सर उस ऐप में जो नंबर दिए हैं, ठीक है, 2-3 प्ले स्टोर में 3-4 ऐसे ऐप हैं जो अपने मतलब फ़ायदे के लिए बनाए गए थे कि लोगों को आसानी हो, लेकिन उसका दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, उससे नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो उसमें क्या होता है कि वो आपसे वो नंबर पूछेगा, सर आपने जो ऐप डाउनलोड किया उसमें आपको जो नंबर दिख रहा है वो हमें बताइए।
आप उन्हें क्या टेंशन में पहले ही से हो, क्योंकि इतना कुछ हो गया, पेमेंट फेल हो गया, तो व्यक्ति को सोचने समझने की क्षमता कम हो गई कि यार मैं क्या करूं, तो आप बोल देते हैं हाँ सर ये नंबर है, बता दीजिए। आपने जैसे ही वो नंबर बोलते हैं, वहाँ पे वही बंदा उस ऐप को डाउनलोड करके बैठा हुआ होता है पीसी पे। जैसे ही आपने उससे बोला, वो वहाँ से कनेक्ट कर लेता है आपके मोबाइल को। आप स्क्रीन में जो भी कर रहे हैं उसका उसे वहाँ पे बैठे बैठे उसके पीसी या उसके मोबाइल में वो चीज़ दिखेगी। फिर वो आपको वहाँ से निर्देश देगा, सर आप एक काम करिए, यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आप अपना एक काम करिए, एसबीआई अकाउंट खोलिए, यहाँ पे आप अपना पासवर्ड डालिए, आप यहाँ पे अपना एटीएम जो है उसका नंबर डालिए, एटीएम का जो पीछे का नंबर है, डेट ऑफ बर्थ सब आप यहाँ पे डाल रहे हैं। और वो बंदा वहाँ से उस चीज़ को देख रहा है और उसने पूरा नोट डाउन कर लिया, उसने वो पूरी चीज़ें रख ली और मान के चलिए उसको सब चीज़ें मालूम चल गई। तो वो बस आपसे कहेगा सर 1-2 घंटे में आपका बैलेंस आपके पास आ जाएगा, और वो क्या करेगा, आपसे सीधा पैसे निकालता रहेगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो अगर आप गूगल से कोई नंबर निकालते हैं और ऐसा कोई दिक्कत हो जाती है कि पेमेंट नहीं हो रहा है या कोई भी प्रॉब्लम है, तो आपको कुछ नहीं करना, खाली एक काम करना है कि अगर वो व्यक्ति आपसे ऐप डाउनलोड करने के लिए बोलता है तो समझ जाइए ये जो व्यक्ति है ये है अपराधी, या ये हमें फंसाने की कोशिश करता है। तो अगर आप ऐसा कुछ करते हैं और वो आपसे बोलता है कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, तो बिल्कुल मत कीजिए, ये बिल्कुल गलत है और आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि देखिए अब अब मैं बताता हूँ कि इसको आप कैसे कर सकते हैं। जैसे आपका कुछ पेमेंट ख़त्म हो गया, वो हो गया मतलब हुआ नहीं, या रुक गया, या पेंडिंग में चला गया, या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो उस ऐप में ही, जिस ऐप से आपने ये सब डाउनलोड किया, उस ऐप में ही सर्विस हेल्पलाइन नंबर होता है, बस ढूंढने की ज़रूरत होती है। ऐसा कोई सा भी ऐप नहीं होता जिसमें हेल्पलाइन नंबर ना हो। तो आप बाहर गूगल पे सर्च करने की जगह उसी ऐप में ढूंढेंगे तो आपको वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो गूगल से सर्च ना करें किसी भी प्रकार का हेल्पलाइन नंबर, चाहे वो बैंक का हो, चाहे वो पेमेंट बैंक का हो, चाहे वो आपका कोई सा भी शॉपिंग ऐप का हो, या फिर आपका कोई भी बुकिंग ऐप हो। ठीक है, इनका आप हेल्पलाइन नंबर वहाँ से ना ढूंढें, आप वो उन्हीं के ऐप में ढूंढें। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देख लेते हैं कि जो आप एटीएम ले जाते हैं और वहाँ पे आप एटीएम से पैसे निकाल रहे होते हैं, लेकिन पैसे आपके नहीं निकलते या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, तो आप बोलते सर आप निकाल लीजिए सर, थोड़ा आप मदद कीजिए, मुझे नहीं आ रहा। तो ये बिल्कुल ना करें, किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने या उसकी मदद से एटीएम से पैसे ना निकालें। ठीक है, ये बहुत पुराना जो तरीका है ये मैं बता रहा हूँ, ये ज़्यादातर सबको ही पता होगा, लेकिन अगर किसी एक को भी नहीं पता तो वो जान ले कि किसी भी व्यक्ति की सहायता से एटीएम एटीएम पिन या एटीएम की मदद से आप एटीएम मशीन से वो पैसे ना निकालें। ठीक है, उसको एटीएम ना दें, और एटीएम मशीन में केवल आप अकेले हों तभी निकालें। अगर भीड़ है, बहुत से लोग हैं वहाँ पे, तो आप सबसे बोल सकते हैं कि आप लाइन लगा लीजिए, लेकिन अभी मैं पैसे निकाल रहा हूँ, तो आप अंदर नहीं आ सकते। और ये आप बोल सकते हो, अगर वो मना करते हैं तो आप बोल सकते हो कि सर अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं पुलिस को बुला लूँगा, 100 नंबर डायल कर लूँगा कि आप मेरे होते हुए आप एटीएम के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं, बिल्कुल अगर कोई भी व्यक्ति आपके पास खड़ा होकर आपकी पूरी चीज़ें देख रहा है तो उसे ना देखने दें। ठीक है, ये एसबीआई मशीन में केवल आप अकेले जाएं वहाँ पे कमरे में और पैसे निकाल के आएँ। ठीक है, इसके बाद आगे देख लेते हैं कि देखिए एक और आजकल ट्रेंड चल रहा है कि जो नए युवा हैं वो फेसबुक पर ज़्यादा आ रहे हैं। फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, तो यहाँ पे वो क्या करते हैं कि बच्चे लोग हैं, ज़्यादा समझदार नहीं होते हैं, तो वो यहाँ पे अपनी आईडी बनाते हैं। आईडी के साथ साथ वो कुछ ऐसी डिटेल भी दे देते हैं जो उनके लिए नुकसान हो जाती है। जैसे कि मान के चलिए आपने फेसबुक अकाउंट बनाया है, तो उसमें आप अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे, आप अपना सिटी डाल देंगे, होम टाउन डाल देंगे, अपने पिताजी का नाम डाल देंगे, माताजी का नाम डाल देंगे, और
जो भी आपके पास बचा होगा ना, आप किस क्लास में हो या कहाँ रहते हो, पूरी डिटेल वो आपको उसमें फिल कर देंगे। ठीक है, तो फिर क्या बचा? अगर कोई अननोन व्यक्ति आपका फ्रेंड बन जाता है और फ्रेंड बनने के बाद फेसबुक में कोई भी ऐसी सिक्योरिटी नहीं है कि जो आपकी पर्सनल डिटेल दिखा सके। ठीक है, तो आप छिपा नहीं सकते अपनी पर्सनल डिटेल अगर वो आपका फ्रेंड है। उसके लिए सेटिंग करनी पड़ती है। अगर आप थोड़े एक्टिव हैं या यूट्यूब से देख सकते हैं कि वो सेटिंग कैसे सही करते हैं, तो आप वो कर सकते हैं। लेकिन बच्चे जो होते हैं वो उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती कि वो क्या क्या उसमें छुपाने लायक होता है, क्या बताने लायक होता है, उन्हें कुछ नहीं पता होता है। वो और उनके पास खुद का मोबाइल नंबर भी नहीं होता है, सबसे बड़ी बात। तो वो क्या करते हैं, पापा का मोबाइल नंबर चला रहे हैं, दादा का, चाचा का चला रहे हैं फ़ोन, और उस फ़ोन में उनने क्या किया, फ़ोन उनने आईडी बनाई फेसबुक की और उसमें पूरी चीज़ें डाल दी कि ये मेरा नाम ये है, यहाँ रहता हूँ, बर्थडे ये है, और मोबाइल नंबर डाल दिया। इससे क्या हो गया, उनको आपका नाम पता चल गया, आप कहाँ रहते हैं ये पता चल गया, और मोबाइल नंबर। आप कभी सोचते हैं, आपने कभी ये गौर किया कि यार इन लोगों के पास ये नंबर कैसे आते हैं? जो एसएमएस करते हैं या कहीं पे भी, सर बताइए, ये सब फर्जीवाड़ा होता है, कहाँ से आते हैं ये नंबर? आपने कभी नोटिस किया? तो ये ऐसे ही होता है कि अननोन व्यक्ति होते हैं, एक ग्रुप होता है अननोन व्यक्तियों का, वो आपसे फ्रेंडशिप करते हैं कोई से भी फेसबुक ऐप पे और कोई से ऐप पे, और वहाँ से वो क्या करते हैं, आपका मोबाइल नंबर ले लेते हैं, जिससे आपसे वो फ़ोन वोन पे बात, आपसे फ़ोन ले लेंगे, उस पर आप एसएमएस कर देंगे। ठीक है, ये सब होता है। इसलिए किसी अनजान व्यक्ति को फेसबुक पर दोस्त ना बनाएं। ठीक है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, क्योंकि फेसबुक पे कोई भी लड़का लड़की बन के भी एक्टिव हो सकता है, और कोई लड़का लड़की बन के भी एक्टिव हो सकता है, और लड़की लड़का बन के भी आ सकती है। तो उस वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको आधार कार्ड ही बताना होगा तभी आप वहाँ पे आईडी बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है। जिससे क्या है कि वहाँ पे कोई भी व्यक्ति झूठ बोल सकता है, अपनी डेट ऑफ बर्थ कुछ भी कर सकता है। इसलिए अननोन व्यक्ति को फेसबुक फ्रेंड ना बनाएं। ठीक है, इसके बाद अगर आगे देखें तो देखिए, एक बात है कि हर व्यक्ति को, अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा ट्रांजेक्शन मतलब ज़्यादा लेन देन कर रहा है, अगर ज़्यादा लेन देन कर रहा है एक महीने में, तो उस व्यक्ति को हर सप्ताह या हर 15 दिन में अपना एटीएम पिन चेंज करना चाहिए। एटीएम पिन करने में, मुश्किल से चेंज करने में आपको टाइम लगता है 5 से 6 मिनट का आपको टाइम लगता है, जिसमें आपका वापस आ जाता है, एटीएम पिन नया आ जाता है। और यूपीआई पिन आप घर से ही कर सकते हैं, मोबाइल से ही करते सकते हैं, तो वो भी आपको, तो हर एक 15 दिन में, मेरी माने तो हर एक सप्ताह में या हर एक 15 दिन में अपना यूपीआई पिन, एटीएम पिन चेंज करें। जिससे आप, अगर आपने कहीं ऐसी जगह वो रजिस्टर्ड कर लिया है जहाँ पे कुछ सिक्योरिटी नहीं है, तो आपका पिन चेंज कर लेंगे तो आपको फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि भले ही उसके पास वो डिटेल पहुंच जाएगी, लेकिन पिन नहीं आएगा। पिन कब आएगा? जब ओटीपी आएगा। ओटीपी आपको शेयर करना नहीं है। ठीक है, तो हर 15-20 दिन में अपना क्या करना है, आपको एटीएम, यूपीआई जो पेमेंट बैंक हैं, और जो पेमेंट वगैरह, उन पे आपको जो पिन है वो किसी को बताना भी नहीं है, और हर 15 दिन में उसको चेंज करना है। ठीक है, इसके बाद देखिए, ये क्या है, एक यूनो है, जो एसबीआई का ऐप है। ये यूनो और यूनो लाइट 2 ऐप हैं। तो इन्हों में आप लोग क्या करना है कि सबसे पहले आपको, उसमें एक ऑप्शन आता है, सबसे अच्छा है उसमें, एक अच्छी सिक्योरिटी दी हुई है कि वहाँ से आप अंदर जाके सर्विस में जाके, और वहाँ पे आप अपने एटीएम को ऑफ ऑन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलिए आपको पैसे निकालने हैं, तो उसको वहाँ से ऑन कीजिए मोबाइल से अपने, तो आपका जो एटीएम है वो चालू हो जाएगा तुरंत। ठीक है, और जैसे ही आपने पैसे निकाल लिए और अपने यूनो से जो अपना एटीएम कार्ड है उसको बंद कर दिया, वहाँ से ऑफ कर दिया। ठीक है, ये अगर आपको नहीं आता है तो आप यूट्यूब से सर्च करके ये देख सकते हैं। जिससे आपको फ़ायदा ये है कि बाई चांस अगर आपका एटीएम कहीं गिर गया, खो गया, तो आपको फ़ायदा ये रहेगा कि किसी व्यक्ति को मिलने के बाद भी वो उसको डालेगा, अगर एटीएम मशीन के अंदर भी डालेगा तो वो बंद बताएगा, ब्लॉक बताएगा, क्योंकि आपने यूनो से उसको ब्लॉक करके रखा है। और जब आपको खुद निकालना है तो आप बिल्कुल निकाल सकते हो। तो ये बहुत ही अच्छी फीचर्स यूनो में है।
तो आप ये यूनो अगर आपके पास नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिए और ये इंटरनेट बैंकिंग का यूज कीजिए। और अगर आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। और देखिए यूनो में क्या है कि सबसे मैं बोलूँ जितने भी पेमेंट बैंक हैं सब ज़्यादा से सुरक्षित हैं, लेकिन यूनो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है क्योंकि वो SBI का खुद का है, ठीक है। उससे जो ट्रांजैक्शन होते हैं, लेन देन होता है, तो उसकी जानकारी उसको SBI वालों को होती है, ठीक है। इसके बाद एक और चीज़ होती है कि अगर आप कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो वो हमेशा प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करें, ठीक है। बहुत से ऐप क्या होते हैं कि जब आप उन्हें और कहीं से डाउनलोड करते हैं या गूगल से सीधे सर्च करके डाउनलोड करते हैं तो वो APK फाइल में आता है, ठीक है, .APK फाइल में आता है। और जब आप उसकी कोई गारंटी नहीं होती, ठीक है। अगर आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे तो वो एक सिक्योर माना जाता है क्योंकि वहाँ पे जो ऐप हैं उन पे पूरी निगरानी रहती है, ठीक है। लेकिन अगर आप मान के चलिए गूगल से डायरेक्ट सर्च करके और डाउनलोड कर लेते हैं तो उसके साथ आपके मोबाइल में या PC में वायरस भी आ सकता है, ठीक है। कोई हैकिंग वाला सॉफ्टवेयर भी आ सकता है जिससे आपका पूरा जो कंप्यूटर मोबाइल है वो हैक हो जाए, या कुछ ऐसी चीज़ें आ सकती हैं जिनसे आपको प्रॉब्लम हो सके। तो कोई सा भी ये ऐसा ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो वो आप प्ले स्टोर से करिए और कहीं से भी कोई भी ऐप डाउनलोड ना करें क्योंकि उससे आपको नुकसान ही है, फ़ायदा कुछ नहीं है, ठीक है। और वैसे भी जितने भी ऐप हैं वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा एक और चल रहा है आजकल बहुत ज़्यादा कि अगर आपके पास एक SMS आता है उसमें लिखा होता है कि आपका जो आपको 25,000 रुपये मिल रहे हैं, ठीक है, 25,000 रुपये मिल रहे हैं, बस आपको जल्दी से जल्दी ये लिंक जो है 5 मिनट में बंद हो जाएगी, इस पर क्लिक कीजिए और आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। आप चेक कर सकते हैं इस लिंक से, ठीक है। वो या फिर ऐसा आ जाएगा कि आपके अकाउंट में 5,000 रुपये आए हैं, आप चेक कर लीजिए इस लिंक के द्वारा, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे कि सीधा आप उस लिंक पर क्लिक करोगे ना तो सीधा आप कहाँ पहुँचोगे, उस पेमेंट बैंक के, मान के चलिए आपके पास कोई सा है जैसे एयरटेल पेमेंट बैंक है, UPI कोई सा भी UPI बैंक है, तो अगर आप वो लिंक पे क्लिक करोगे तो सीधा आप कहाँ पहुँचे हुए, उस ऐप के अंदर, पेमेंट के भी अंदर, जहाँ सीधा आप किसी अन्य को पेमेंट करते हैं तो उससे पहले आपको UPI नंबर डालते हैं ना, वहाँ पे पहुँचा देगा। लेकिन आप क्या सोचोगे कि केवल अभी तो ऐप खुल रहा है, ऐप को खोलने वाला पासवर्ड मांग रहा है, UPI तो मांग ही नहीं रहा। लेकिन ऐसा नहीं है, वो जो SMS आता है वो सीधा एक फाइल होती है, अटैच फाइल होती है, जो सीधा आपको वहाँ से कहाँ ले जाती है, सीधे जहाँ आपको पेमेंट करना होता है। आप क्या करते हैं, सीधे मान के चलिए आपके अकाउंट में 5,000 रुपये आ गए हैं या आपको 5,000 रुपये मिलने हैं, तो आप इस लिंक पर क्लिक करिए और अपना अकाउंट चेक कर लीजिए। तो आप वो लिंक पे अगर आपने क्लिक किया और वो लिंक खुल गई, ओपन हो गई, और वहाँ पे आपने UPI नंबर डाल दिया कि बैलेंस चेक करते हैं आए कि नहीं 5,000, और आपने किया और पता चला आपके बैलेंस पूरा चला गया, क्या बचा, कुछ नहीं। मतलब आप ये सोच रहे थे कि उससे आपका जो बैंक पेटीएम है या फ़ोनपे उसका आपको दिखेगा कि कितना पैसा आया है, लेकिन इससे तो सीधा चला गया, जबकि आपने उसमें ना तो अमाउंट भरा है ना ही आपने ये भरा है कि किस व्यक्ति को भेजना है, वो सब उस लिंक में पहले ही से भरा हुआ है। तो ऐसी किसी भी लिंक पे आप बिल्कुल ध्यान ना दीजिए। मैं कहता हूँ ऐसी लिंक पे आप बिल्कुल जाइएगी नहीं, जो आपके लिए अलग ही समझ में आ जाता है कि कोई व्यक्ति आपको 5,000 रुपये भेजिए, तो भाई भेज दिए तो वो तो सीधा आएगा कि आपके अकाउंट में आ गए हैं। अगर आपको चेक करना है तो आप अपने पेमेंट बैंक में जाइए, लिंक पे मत जाइए, उस लिंक के द्वारा आप चेक ना करें, सीधा आप पेमेंट के बैंक में जाएं, अपने बैंक पे चेक करें कि हमारे अकाउंट में पैसे आए हैं कि नहीं आए, लेकिन उस लिंक पे ना जाएं। देखिए जो ये वीडियो है लंबी हो रही है, लेकिन देखिए इस वीडियो में मैं जितने भी प्रकार से जो साइबर क्राइम होते हैं जिससे लोग बाग ठगे जाते हैं, परेशान होते हैं, तो मैं नहीं चाहता कि वो व्यक्ति परेशान हो। हर व्यक्ति अलग अलग वीडियो बना देता है छोटी छोटी, लेकिन मैंने ये वीडियो बनाई, इसमें मैं पूरे प्रकार से आपको बताऊंगा
कि किन किन प्रकार से जो साइबर अपराध होते हैं। अभी बहुत से हैं जो मैं आपको बताना बाकी है, ठीक है। एसएमएस वाला हो गया। अब एक और बात, आपने देखा होगा कि आजकल यूपीआई वाले बहुत से ऐप चल रहे हैं कि भाई इस ऐप में आप रजिस्टर्ड करिए और आपको कैशबैक मिलेगा, आप इससे पेमेंट किया कीजिए। ये ऐप है, कम से कम ऐसे 100 से 200 ऐप हैं, ठीक है। कि वो बोलते हैं कि आप यहाँ पे यूपीआई बनाइए, यूपीआई बनाने के बाद यहाँ से आप अगर किसी व्यक्ति को पैसे भेजते हैं या आप लेन देन करते हैं तो आपको इस पर कैशबैक मिलता है या कुछ बहुत कुछ मिलते हैं, आपके पैसे रिफंड हो जाएंगे बहुत से। तो मेरी मानिए कि एक या दो ऐप को ही चलाएं, और वो भी कौन से चलाएं जो आपने देखे हैं, सुने हैं और बहुत से लोग उनको यूज़ करते हैं, ठीक है। जो नए नए ऐप आ रहे हैं यूपीआई वाले, उनको ना चलाएं, क्योंकि उनका किसी को पता ही नहीं है कि वो क्या है, उनकी सिक्योरिटी कैसी है, वो कब तक चलेंगे या कोई एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, पता चला यार। क्योंकि जब आप यूपीआई बनाते हैं तो उसमें आपका वेरिफिकेशन होता है, आधार कार्ड लगता है, आपका मोबाइल नंबर लगता है, ये सब के बाद आपका ओटीपी भी लगता है। तो आप उसको सब कुछ दे देते हो यूपीआई बनाने के चक्कर में। तो मेरी मानिए तो जो गिने चुने जो आजकल चल रहे हैं, केवल उन्हीं ऐप का यूज़ करें, उन्हीं यूपीआई पेमेंट बैंकों का यूज़ करें, ज़्यादा के चक्कर में ना पड़ें, कैशबैक के चक्कर में ना पड़ें। मेरी माने तो ये समझ सकते हैं। इसके बाद एक और देखिए, आजकल जो एटीएम आ रहे हैं वो आ रहे हैं वाईफाई वाले, ठीक है। उन पर लिखा होता है वाईफाई और वाईफाई का सिग्नल बना होता है। वो आजकल आ रहे हैं जो कि लोगों की सुविधा के लिए थे, लेकिन अब उनका अब दुरुपयोग क्या हो रहा है कि अगर व्यक्ति ने आपका वो ले लिया और वो कहीं दुकान पे चला गया और कहीं चला गया, केवल उसको क्या है, वो जो मशीन होती है जिससे वो बिल पे करता है, तो केवल उसके उसके ऊपर रखना है, ठीक है। ऐसे ऊपर रखना है बस। ना तो उसे आपका यूपीआई पिन चाहिए, ना उसको एटीएम पिन चाहिए, ना उसको कुछ भी नहीं चाहिए। सीधा उसको केवल आपका कार्ड चाहिए है, और कार्ड सीधा वो जाएगा मशीन पर लगाएगा और आप बिल पे हो जाएगा। आपको जब पता चलेगा जब आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे। तो अगर आपका जो एटीएम कार्ड है अगर वो वाईफाई वाला है, ध्यान से देखिए, अगर आपका वाईफाई वाला है, उस पर वाईफाई का चिन्ह लगा हुआ, लिखा भी होगा वाईफाई, तो उसको आप बहुत ध्यान से रखें। और उसे तो मैं बोलता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को ना दें, क्योंकि उसमें कोई भी यूपीआई पिन की ज़रूरत नहीं होती, कोई भी एटीएम पिन की ज़रूरत नहीं होती। तो उसे बहुत संभाल के रखें, ठीक है। और एक और चीज़ है कि अगर आप कोई यूपीआई से पेमेंट करते हैं, ठीक है, तो आज जैसे आप यूपीआई से किसी को पेमेंट कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से करें। उस चीज़ को देख लें कि जिसे आप कर रहे हैं वो व्यक्ति वही है, उसका नाम चेक करें। सामने वाले व्यक्ति से जिसको अगर आप भेज हैं वो आपके सामने हैं, या उससे आपसे पूछ लें कि बताइए सर यही वाला है, आपका नाम बताइए। आप उसको नाम बता सकते हैं पढ़ के, सर यही वाला आपका कैफ़े है या यही वाले आपकी बुक स्टोर है। तो उससे पूछ लीजिए, या किसी अन्य व्यक्ति को जिससे आप परिचित हैं। ध्यान रखिए, जिस व्यक्ति को आप जानते हैं, परिचित हैं, केवल उन्हीं लोगों को आप यूपीआई से पेमेंट करें, ठीक है। और ज़्यादातर जो जान पहचान के व्यक्ति हैं उन्हीं से आप पूछ लीजिए कि भैया आपके नाम का जो है वो किस नाम से है यूपीआई, क्योंकि यहाँ पर उसमें केवल आपको नाम आता है। जब आप किसी यूपीआई से किसी को पैसे भेजते हैं तो उसमें पहले आता है कि आप 500 रुपये भेज रहे हैं, ठीक है। 500 रुपये भेजने से पहले उसमें आता है कि वो जो नंबर आपने डाला है यूपीआई वो किसके नाम से रजिस्टर्ड है, ठीक है। अगर वो व्यक्ति का नाम आप पूछ लेते हैं सर आपका ही है, और वो बोलता है सर ये मेरा नहीं है, ठीक है, उस व्यक्ति का नहीं है, तो मतलब कहीं ना कहीं आपने गलती कर दी है। तो आप उसको मिलाएं, चेक करें अच्छे से, फिर करें। क्योंकि अगर आपने नहीं मिलाया और वो व्यक्ति का नहीं निकला, एक आध नंबर आगे पीछे हो गया, गलत हो गया, तो आपने तो पैसे भेज ही दिए हैं, ठीक है। तो इसका भी आपको बहुत ध्यान रखना है। इसके बाद देखिए, एक और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, फैक्ट है, एक प्रकार का और हो सकता है इस प्रकार से आप गलती कर दें
कि देखिए आप कभी इंटरनेट कैफ़े पे जाते हैं, ठीक है, तो इंटरनेट कैफ़े पे मेरी माने तो कभी भी इंटरनेट बैंकिंग ओपन ना करें, ठीक है। कभी भी इंटरनेट बैंकिंग कभी भी आप ना करें ओपन, कहाँ पे, कंप्यूटर इंटरनेट कैफ़े पे, क्योंकि इंटरनेट कैफ़े पे आपको पता नहीं है कि आपके पास जो 10-20 लोग बैठे हैं कंप्यूटर पे वो कौन है, अननोन है। और अगर आप यूपीआई उसमें करते हैं तो देखिए अगर आप आगे बैठे हैं तो पीछे से कोई भी व्यक्ति आपके थोड़ा ही से झांक लेगा और उसको पता चल जाएगा। तो तो कैफ़े पर, ठीक है, किसी भी कैफ़े पर मैं तो मानता हूँ कि आपका पर्सनल पीसी है, पर्सनल कंप्यूटर है या आपका एंड्रॉयड मोबाइल है, ठीक है, तो अपने मोबाइल पे और अपने पीसी के अलावा किसी भी अन्य कंप्यूटर या अन्य के मोबाइल में, ठीक है, किसी दूसरे के मोबाइल में या दूसरे के कंप्यूटर में या कंप्यूटर कैफ़े में कभी भी इंटरनेट बैंकिंग यूज़ ना करें, ठीक है। ये बात आपको बिल्कुल सतर्कता के साथ रखनी है। देखिए यहाँ पे जितने भी टाइप, मतलब मैंने कम से कम आपको 20 से 25 टाइप के जो धोखाधड़ी होती है या लोगों से जो गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से उनको पैसों का नुकसान हो जाता है वो मैंने इस वीडियो में बताया है। और इस वीडियो का मेरा बनाने का लक्ष्य यही था कि देखिए ऐसी चीज़ें अगर मेरे पास आ सकती हैं तो मैं मानता हूँ कि हर व्यक्ति के पास कभी ना कभी या कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिनसे उनका जो पैसा है जो उन्होंने बहुत ही मुश्किल से कमाया है वो एक ही झटके में आपके अकाउंट से आपके पास से चला जाएगा। और देखिए जो साइबर अपराध करने वाले व्यक्ति होते हैं वो बहुत चालाक होते हैं। वो कभी भी आपको जो फ़ोन सिम से फ़ोन लगाएंगे या कहीं से भी करेंगे तो वो सिम फर्जी होती है, किसी अन्य नाम की होती है, अन्य व्यक्ति की होती है, वो कहीं अन्य दूसरी जगह बैठे हैं और उनका बैंक किसी और स्टेट में है और उनका 3-4 स्टेट में भी बैंक हो सकता है, जिससे क्या होता है कि आपका जो पैसा है वो पुलिस उसमें बहुत परेशान हो जाती है, मतलब उसको ढूंढने के लिए बहुत टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि वो पुलिस यहाँ जाएगी फिर वहाँ ढूंढेगी, वहाँ सर्च करेगी तो पता चले एमपी से यूपी गई, यूपी से बिहार, बिहार से उत्तर प्रदेश, ऐसी घूम रही है, जिससे क्या है कि उनका मतलब मैं मानूंगा कि वो अपना काम कर रही है, वो अपनी जगह सही है। मैं ये नहीं बोलूँगा वो परेशान हो रही है पुलिस, वो अपनी जगह सही है, लेकिन इससे ये है कि आपका जो पैसा है वो तो चला ही गया ना। मान के चलिए बाद में आपको पैसा मिल जाता है, लेकिन पैसा मिलना बहुत कम चांस है कि आपका पैसा मिले, ठीक है। तो आप बिल्कुल ये वीडियो को बिल्कुल जितना हो सके लोगों को पहुंचाइए। मैं तो कहता हूं कि हर व्यक्ति को एक बार ये वीडियो पूरी बहुत ज़रूरी है देखना, जिससे उसके साथ कभी भी ऐसा कोई वाक़या होता है, ऐसा कोई हादसा ना हो। मैं तो ये चाहता हूं कि ऐसी कोई परेशानी हो ही ना किसी व्यक्ति के साथ, क्योंकि पैसे हर व्यक्ति बहुत मेहनत से कमाता है और अगर एक ही झटके में उसकी छोटी सी छोटी गलती के कारण अगर वो पैसे कहीं चले जाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरा बस इस वीडियो को बनाने का मकसद यही था कि मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर कर सकूं। जय हिंद, जय भारत।